हेलो दोस्तों। प्रगीत और समाज का सारांश है ये। ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को लेखक परिचय के बारे में भी बताऊंगी। मैं आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का आप लोगों का सारांश आता है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसे अच्छे से लिखिएगा, स्टार्टिंग अच्छा होगा और एंडिंग अच्छा होगा, तो आप लोगों को पहले ही मार्क्स आराम से 5 मार्क्स में कोई नहीं काटेगा आप लोगों का। ठीक है। आपका मार्क्स तो ऐसे भी नहीं कटेगा, आप लोग कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी का मतलब वो नहीं। चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह से आप लोग लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर 5 मार्क्स चाहिए तो आप लोगों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो भी सारांश होता है वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये गाइड कर रही हूँ कि सारांश आप किस तरह से लिखें। इस पाठ का मैं आप लोगों को सारांश बता रही हूँ अभी। ठीक है। अभी उसके पहले मैं लेखक परिचय के बारे में बताऊंगी आपको। लेखक परिचय से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। मैं इसमें भी बता दूंगी कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें और किस चीज़ को थोड़ा लाइट लें। थोड़ा लाइट लें, ज़्यादा लाइट लेने लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। मैं जिस तरह से बोलती हूँ, जिस तरह से बोल रही हूँ अभी कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। इस तरह से भी बोल सकते हैं प्रगीत समाज नामवर सिंह, प्रगीत समाज नामवर सिंह। इस तरह से अगर आप लोग बोलते हैं, बोल बोल के पढ़िएगा तो ज़्यादा याद होगा, लर्निंग पावर अच्छी होगी। ठीक है। बोलने से बूस्ट होता है माइंड, जो होता है ना, माइंड को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ हम कभी याद किए थे। तो आप लोगों को ये चीज़ एग्ज़ाम टाइम में बहुत बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। आप लोग 2x के स्पीड पे या फिर 1.5 के स्पीड पे आप लोग देखिए वीडियो को। चलिए नामवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। निधन कब हुई? 19 फरवरी 2019 को। नामवर का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उतना लॉन्ग याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप यूपी भी डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है। 28 जुलाई 1927 को ये इनका जन्म स्थान है, तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। जन्म जन्म कब हुआ इसे ज़रूर याद रखिएगा। आप निधन को स्किप कर सकते हो पर जन्म को स्किप नहीं कीजिएगा। जन्म स्थान को भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, पिता का नाम क्या है? नागर सिंह। पिता के नाम को भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बागेश्वरी देवी माता का नाम था, माता के नाम को स्किप कर सकते हो आप। उतना अगर नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन पिता का नाम स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ये सब कुछ ऐसे ही है, ज़्यादा इस पे फोकस मत कीजिए। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं सारांश पे। सारांश क्या है? इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरांतर को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रभाव की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पाठ में आपको बताया गया है कि जितने भी हमारे कवि रहे हैं, कुछ कवियों के बारे में बताया गया है कि हाँ ये कवि अच्छा लिखते थे, चाहे वो कवि अच्छा लिखते थे, वो इस चीज़ के बारे में लिखा करते थे, इस चीज़ के बारे में बताया करते थे। तो वो जो है इस पाठ में बस यही इतना बताया गया है। ठीक है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हिंदी काव्य परंपरा, जो भी कविताएं लिखती हैं या फिर कहानियाँ लिखती हैं, तो उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक सवाल बनता है, पता है क्या? मैं अभी राउंड कर रही हूँ। ठीक है। उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। ये लिखा हुआ है ना वाद विवाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रगीत और समाज, ये किस पाठ किस बुक से ली गई है?
तो ये लिया गया है वाद विवाद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मार्क कर लीजिए। मैं आप लोगों को ये बता दूंगी, एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें बताऊंगी आपको कि हाँ ये पाठ जो है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है, कौन सा पाठ कौन सी पुस्तक से ली गई है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। ठीक है, बस चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए ना कंटेंट लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग एक पेज निकालिए और उस पेज में लिख लीजिए। ठीक है, कि वाद विवाद पुस्तक है, वाद विवाद संवाद है एक, जो कि प्रगीत और समाज जो है वो प्रगीत और समाज कहाँ से ली गई है, तो वाद विवाद से ली गई। क्लियर होता है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है? हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है? इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयंत्र और प्रश्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि ये जो पाठ है ये सामाजिकता, ऐतिहासिक, किस तरह से ये परंपरा को फॉलो करती है, अहमियत देती है, इस चीज़ पर ये निबंध लिखा गया है, प्रगीत और समाज। ठीक है, आलोचना महज गुण दोष बेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामायिक समस्याओं और तथा तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर्संगीत में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। इस निबंध में किस तरह से बताया गया है कि ऐतिहासिक, सामाजिक अंतसंगति या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं पाठ में, तो उस पाठ में हम क्या प्राकृतिक रूप से बता रहे हैं या फिर गहराइयों के अंदर जाके बता रहे हैं। तो इस पाठ में इस तरह से बताया गया है, तो इस पाठ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से हम काव्य को लिखते हैं, या फिर कोई भी राइटर है तो किस तरह से वो क्या सोच कर लिखते हैं, क्या अपने माइंड में थॉट लाते हैं, जिसके वजह से वो इस तरह का लिख देते हैं, कहानी हो या फिर काव्य हो। ठीक है, अब देखिए, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगत और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। अब देखिए, नावर सिंह कहते हैं कि जो हमारी कविताएं होती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जाता है। कविता जो लिखी जाती है वो पूरी समाज के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो उस पे समाज का दबदबा रहता है। दबदबा कहने का मतलब कि हम समाज के प्रति सोच कर उस कविताओं को लिखते हैं। ये नामर से कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा
उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक ना होकर अपनी व्यक्तिगत और आत्मपरकता के कारण लिरिक और तथा अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। देखिए, ये कह रहे हैं कि कविता जो है वो सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत अगर लिखी जा रही है तो मैं उस चीज़ के ऊपर मैं ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहता हूँ कि कविताएं जो होती हैं वो सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत अब होने लगी हैं, लिरिक्स में लिखी जा रही हैं, प्रगीत प्रगीत की मतलब कि गीत जिसको गीत की तरह गाया जा सके उस तरह से लिखी जा रही है। तो वो इस चीज़ के ओर हम लोगों को बताना चाहते हैं। आज चर्चा के इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यता दुष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविता न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अनंत नितांत व्यक्तिगत और आत्मपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति मात्रा है। देखिए, इतना सब कुछ आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है कि ये जो इतना बताया गया, इनका यही कहना है कि कविताएं जो हैं अब पहले बड़ी लंबी हुआ करती थी, पर अब क्या होती है, कविताएं जो होती हैं छोटी हो गई हैं। ठीक है, अब क्या हो गई है, कविताएं जो हैं वो छोटी हो चुकी हैं। पहले कविताएं बहुत बहुत बड़ी होती थी, सामाजिक रूप में लिखी जाती थी, परंतु अब की जो कविताएं हैं वो व्यक्तिगत लिखी जाती है और छोटी लिखी जाती है, और गहराई में भी बात छुपी रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कविताओं की जो है वो आलोचना करते हैं और कुछ नहीं। आप लोगों का स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए, सारांश में लिख दीजिए कि ये कविता कहाँ से लिया गया है, किन्होंने लिखी है ना, ये सब लिख दीजिए। आप लोग अंत में बता दीजिए कि आपको ये कविता कैसी लगी, बस यही है। तो यही आपकी कविता है। कुछ पाठ में जब आप लोग कहानी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ कविता के जो लेखक हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेखक ही समझ लीजिए, जो राइटर हैं वो उनके बारे में कुछ किन्हीं का नाम लिया गया कविता में। ठीक है, पर आपको उतना नहीं लिखना है, बस आप अंत में लिख दीजिएगा कि अंततः हमें यह प्रगीत और समाज से सीखने को मिला कि कविताएं को किस तरह से लिखी जाती हैं और अब कैसी लिखी जाती है या फिर पहले कैसी लिखी जाती थी। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को तो चॉइस बेस्ड आती है सारांश लिखने के लिए, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार चुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को, पसंद आया हो तो। मैं आगे आप लोगों के लिए और भी सारांश लेके आऊँगी, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।